नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूट्यूब के इस चैनल में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लिए थे, फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में देख लिए थे चैप्टर 1 जो कि प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आपके लिए चाहे क्लास 10th हो या कोई कंपटीशन का है, कम्पिटिटिव है एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आज के बाद हम समझते हैं कि इससे कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा और कुछ क्वेश्चन कोई छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे इसका पूरा निचोड़, जो कह सकते हैं एक तरफ से कि पूरा निचोड़ है, उसको पढ़ लेंगे तो बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ तक हम समझते हैं, अगर आप इसको अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन यहीं से कर पाइएगा। ठीक है, तो उसको हम लाए हैं, देख लीजिए आप लोग, पूरा हम उसको लाए हैं। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, आप खुद पता चल जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, कह रहा है, देखिए शुरू से एकदम बढ़िया से समझते चलेंगे और अच्छे तरह से इसको कवर करते चलेंगे। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात मुड़ने की घटना को कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे कि वही एक ही माध्यम में, मान लेते हैं कि ये हो गया आपतन बिंदु और इसी में आ रहा था और इसी में चला जा रहा था। ठीक है, एक ही माध्यम में, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम कहने का मतलब आगे भी चर्चा किया जाएगा। सघन एक होगा और दूसरा विरल होगा, सघन और विरल। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये हवा है, ये स्लाइड है, ये सघन माध्यम है, ये हवा है। ठीक है, ये अपतन बिंदु है, यहाँ से आ रहा है विरल से और सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में देखिए जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, तो इसी को दिशा परिवर्तन हो रहा है। मान लेते हैं इसमें तेज़ दौड़ रहा था, इसमें स्लो हो गया तो परिवर्तन हुआ, तो इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए आगे कहता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो सकती है। आप लोग अभी तुरंत देखे हैं कि विभिन्न माध्यम में, विरल माध्यम में दूसरा चाल था और सघन माध्यम में जैसे ही ये चाल बदल गया, सघन माध्यम में जैसे ही हम लोग आए हैं चाल का क्या बदल गया। इस माध्यम में तेज आ रहा था और जैसे इस माध्यम में विरल से सघन में आया तो स्लो हो गया। ठीक है, तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल हो सकता है। आगे देखते हैं, प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, जो कि निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कि, चलिए यहाँ पर है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए यहाँ पर किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि n से सूचित करते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल c से सूचित करते हैं और उस माध्यम में प्रकाश की चाल तो cm उसको कहते हैं। ठीक है, तो हम अभी बताए हैं कि किसी अपवर्तनांक को कोई भी निकालना होगा तो पहले ऊपर चाल हो जाएगा प्रकाश का चाल, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। जिस माध्यम में निकालना होगा वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशतः सघन कहा जाता है, अथवा पहले माध्यम को दूसरे की अपेक्षा विरल कहा जाता है। स्वाभाविक बात है, सघन कैसे होगा, मान लेते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम का, यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये हम बताए हैं कि ये शीशा का स्लाइड होगा, तो शीशा का स्लाइड सघन होता है। तो एक माध्यम से ये विरल अवस्था हो गया, ये विरल अवस्था हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, सघन अवस्था हो गया, सघन अवस्था हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो, इससे इसका अधिक होगा तो ये माध्यम सघन होगा, अगर इसका अपवर्तनांक इससे कम होगा तो ये विरल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। स्वाभाविक बात है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा तो उसका होगा, उसमें चाल अधिक होगा, यानी कि जिसमें अपवर्तनांक कम होगा तो वो विरल माध्यम होगा और जिसमें अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन माध्यम होगा। सघन माध्यम में कोई भी, मान लेते हैं कि आप हवा से पानी में जा रहे हैं तो जितना तेज़ दौड़ते हैं हवा में उतना तेज़ आप पानी में दौड़ पाइएगा, नहीं दौड़ पाइएगा। तो एग्जाम्पल
आप ले लेते हैं कि हवा से पानी में जाने पर आपको ऑटोमेटिक चाल का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम होगा तो उस माध्यम का जो प्रकाश का चाल होगा वो कहाँ होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो हवा में अधिक हो जाएगा, जैसे ही आप पानी में जाइएगा यानी कि सघन में जाइएगा वैसे ही कम हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरह से इसको भी समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अपेक्षिक क्या करते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तनांक जो अपवर्तन है उसके नियम को देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के आप लोग जानते हैं कि दो नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो दो नियम हैं। कौन कौन है उसको देखते हैं। चलिए पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। आप लोग को बता दें इस माध्यम से, देखिए ये आपतन बिंदु हो गया ये वाला। ठीक है, ये आपतित किरण आ रहा है और ये अपवर्तित किरण, मान लेते हैं कि विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर आएगा, अगर सघन से विरल में आ जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक है, इसको भी आप लोग को अच्छी तरह से हम समझाएंगे लास्ट में। ठीक है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देंगे। तो ये कह रहा है कि तीनों क्या है, एक ही समतल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का नियतांक होता है। यानी कि साइन आई बराबर साइन आर होता है, साइन आई बटा में साइन आर होता है, साइन आर होता है इक्वल टू नियतांक होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसी का कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यदि आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम अर्थात स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से आप लोग को हम बताएं कि स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक होता है। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में क्या होता है, साइन आर, ये क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि यह नियतांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 के बराबर होता है। n2 का मतलब माध्यम पहले 2 इसके बाद माध्यम 1, तो साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू n2 होता है। ठीक है, पहले माध्यम 2 इसके बाद माध्यम 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की चाल या प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। चलिए देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, विरल क्या होता है और सघन क्या होता है। हम अभी बताएं कि हवा हो गया और एक कोई स्लाइड ले लिए, मान लीजिए लकड़ी ले लिए, हवा और लकड़ी शीशा का स्लाइड ले लीजिए, सघन माध्यम जिसको कहेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि शीशा का स्लाइड हो गया। ठीक है, चलिए इधर से आपतन बिंदु ये हो गया। ठीक है, इधर से कोई आ रहा है, जब प्रकाश की चाल इधर से आ रहा है तो ये देखिए ये हवा है तो ये विरल होगा, इसके अपेक्षा क्या होगा, विरल होगा। ठीक है, यहाँ पर विरल हो गया और ये सघन हो गया। तो मान लेते हैं कि जिस रफ्तार से आप हवा में दौड़ रहे हैं उस रफ्तार से आप कांच के स्लाइड में नहीं आ पा रहे, जिस रफ्तार से चाल हवा में चल रहा है उसमें क्या होगा, प्रकाश के स्लाइड में उतना तेज़ी से नहीं चल जाएगा। तो मान लेते हैं कि वहाँ पर पूरा फ्री था और जैसे ही सघन में आया तो ये अविलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा। अब यही कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये हो गया आपका सघन माध्यम, ये हो गया आपका सघन माध्यम, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही आएगा प्रकाश, सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में आएगा, ये सघन हो गया। ठीक है, ये विरल हो गया। ठीक, तो सघन माध्यम से मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो सघन माध्यम में एकदम सघन था तो वहाँ पर धीरे धीरे था, जैसे ही विरल में आएगा तो फ्री हो जाएगा, और फ्री होगा तो अविलंब से क्या होगा, दूर भागेगा, अविलंब से दूर भागेगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया कि जब भी विरल से सघन में आएगा तो अविलंब के दूर ओर मुड़ेगा, और जैसे ही सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि जब प्रकाश की चाल सघन से विरल में जाता है तो साइन आई और साइन आर में क्या होता है, तो साइन आई से साइन आर का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि साइन आर जो होता है बड़ा होता है। स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर धीरे धीरे चल रहा है और जैसे ही यहाँ पर हुआ तो फ्री हुआ तो तेज़ भागा, तो यहाँ पर आर की मान आई से ज़्यादा हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको,
ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाए हैं कि जब विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े, अर्थात बिना मुड़े वो क्या करती है, सीधे निकल जाती है। देखिए यही है, इस पर प्रकाश की किरण अगर सीधा पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, तो बिना मुड़े क्या करेगी, इसी माध्यम में बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। ठीक है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, एकदम सीधे निकल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए पार्श्विक विस्थापन कौन है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रकाश की चाल आ रहा है, ठीक है, आने पर ये अविलंब की ओर मुड़ा, यहाँ पर अविलंब की ओर मुड़ा दे रहे हैं इसको, सघन में आ रहा है तो अविलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, अविलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया ये। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन इसको फिर यहाँ से करते हैं, और यहाँ से विरल से फिर सघन में जा रहा है तो अविलंब से दूर भागेगा, अविलंब से दूर भागेगा। देखिए ये जो किरण है ये है, यहाँ पर डायग्राम अच्छा से नहीं बन पा रहा है, इसके और इसके बीच की दूरी को, इसके और इसके बीच की दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी कि ई वाला और ई वाला के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, इसी के बीच की दूरी को ये पार्श्विक विस्थापन होता है। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन इसी को कहते हैं। तो हम लोग पार्श्विक विस्थापन को अच्छी तरह से समझ लिए कि कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जब आगे है, चलिए अब कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर से अगर डाउट होगा तो अच्छी तरह से डायग्राम बनाकर हम समझाते रहें। देखिए यहाँ पर ये विरल माध्यम हो गया, ये देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से आ रहा है विरल माध्यम से। ठीक है, जब भी विरल माध्यम से आएगा तो किस में, अविलंब की ओर मुड़ेगा, अविलंब की ओर मुड़ गया, फिर अविलंब की ओर मुड़ गया तो यहाँ से अपतन बिंदु निकालते हैं, और यहाँ से फिर जैसे ही विरल माध्यम में जाएगा तो दूर भागेगा। अब ई वाला को भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आ रहा है, और इसी के बीच की दूरी को ये है जो, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। ये इसी को दूरी को पार्श्विक विस्थापन हम लोग कहते हैं, यही पार्श्विक विस्थापन है। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। घिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म का 3 डायमेंशनल आप लोग बनाइएगा तो इसी तरह बनता है। देखिए यही प्रिज्म है, ठीक है, यही क्या है, प्रिज्म है। दो पारदर्शक सतह से घिरे यही है प्रिज्म। आप लोग अच्छे तरह से इसको समझिए, यही प्रिज्म है। ठीक है, यही क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म का क्या होगा कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, यही प्रिज्म है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, चलिए, जो कि प्रकाश का सतह जैसे ही होगा तो यहाँ पर 2 होगा। अपवर्तक पृष्ठ के बीच कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या केवल प्रिज्म का कोण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण आप लोग देखे हैं उसमें कि बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और बीच के कोण को हम पीछे डायग्राम में बताए हैं पार्श्विक विस्थापन, और उसी के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो विचलन कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे है कि अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होगा।
जैसे अपवर्तक कोण अधिक होगा तो विचलन, आप स्वाभाविक बात है कि अपवर्तक कोण अधिक होगा तो विचलन ज़्यादा होगा, तो विचलन कोण का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो कि दो ज्यामितीय सतहों से क्या होता है, घिरा होता है। दो ज्यामितीय सतहों का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि लेंस कैसे बनता है, यही ना लेंस है, यही लेंस है। अगर लेंस यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पर कट कर दीजिए, यहाँ पर कट कर दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर ऐसे जैसे ही कट कीजिएगा इस तरह का आकार बन जाएगा, इस तरह का आकार बन गया ना, यही लेंस हो गया। ठीक है, और जैसे ही दो एक और दिखाते हैं आपको, मान लेते हैं कि ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर दीजिएगा तो यहाँ से ये भी अवतल लेंस हो गया, वो उत्तल लेंस था और ये क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो उत्तल लेंस हो गया, ये क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। इसी को डॉट डॉट कर दीजिएगा तो फिर यहाँ से दो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस में एक यह होता है कि लेंस में दो फोकस होता है और दो सेंटर कह सकते हैं कि दो सेंटर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स कहते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, देखिए उत्तल अवतल में कोई बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उत्तल का मतलब उठल और अवतल का मतलब कॉनकेव। केव मीन्स गुफा होता है, तो गुफा जैसी होगा तो खाल होगा, तो जैसे ही खाल की चर्चा होगा तो अवतल हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर गुफा टाइप का हो रहा है, गुफा टाइप का हो रहा है, खाल हो रहा है, तो ये अवतल हो गया। क्या हो गया, अवतल हो गया। और उत्तल की बात किया जाए, तो देखिए यहाँ पर देखिए उठा हुआ प्रतीत होगा, देखिए यहाँ पर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो इसलिए वो उत्तल हो गया। चलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन अब नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग क्या होता है, अधिक मोटा होता है, तथा अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग क्या होता है, मोटा होता है। आप लोग को अच्छी तरह से बताए हैं, उठल और धसल वाला पे कॉनकेव, यानी कि देखिए ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। देखिए ये किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा ज़्यादा है और ये बीच की अपेक्षा किनारे में चौड़ा ज़्यादा है, तो ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लेते हैं कि ये दो लेंस है, दो गोला है, दो गोला को यहाँ पर कट कर लिए और इसी को क्या कहते हैं, हम बताएं कि कोई भी लेंस में दो केंद्र होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहेंगे, मिलाएंगे तो वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं कि लेंस हो गया और इसी को मिलाने वाली रेखा का कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, चलिए किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, तो यही है प्रकाश केंद्र। ठीक है, बिना विचलन के क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। प्रकाश केंद्र इसी में होता है जो कि बिना विचलन के क्या होती है, सीधा निकल जाती है। दो सेंटर यहाँ पर होगा और दो का होगा प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, दो सेंटर होगा जिसको F1 2F1 और 2F2 के नाम से जाना जाएगा और एक F1 F2 होगा। ठीक है, जो कि फोकस दूरी होगा। ठीक, चलिए लेंस उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसरित करता है, यानी कि कन्वर्ज करता है। ठीक है, और इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। यहीं ये क्या कर रहा है कि कन्वर्जिंग करके डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाएगा, किसको, अभिसारी लेंस कहा जाएगा उत्तल लेंस को। और अवतल लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसरित करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अगर इसको अच्छे तरह से डिटेल में पढ़ना है तो इससे पीछे वाला जो वीडियो है प्रकाश के परावर्तन, उसमें जाकर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु F1 से आती किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उस बिंदु को F1 उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। देखिए अब हम लोग चर्चा किए हैं कि उत्तल लेंस में F1 होता है और F2 होता है। ठीक है, F1 F2 की बात किए हैं, यहाँ पर सेंटर भी होता है जिसको C1 C2 के नाम से जानेंगे या 2F1 2F2 के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसी को कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर F1 और क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पर 2f1 और 2f2 भी होगा, उसको भी अच्छे तरह से हम लोग देखेंगे आगे। चलिए लेंस से आगे देखिए, खैर है कि लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आप लोग को अभी बताएं हम, यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो वे अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के दूसरी ओर स्थित जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस का कहा जाता है। द्वितीय मुख्य फोकस का कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो अपवर्तित किरणें जिस निश्चित बिंदु यानी कि f2 से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं पीछे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, चलिए द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को f2 f और द्वितीय फोकस दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद अभिसरित होती है, जहां से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? अपसरित होती हुई प्रतीत होती है फोकस। ठीक है, लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस की दूरी को उस लेंस की क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। लेंस से प्रकाश के उसके फोकस दूरी को उस लेंस का क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। हम अभी चर्चा किए हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, इसमें दो को होता है, f1 f2 होता है। ठीक है, और f2 और यहाँ पर 2f1 और 2f2 होता है, जिसको सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो आगे इसको हम लोग पढ़े हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं। किसी लेंस के सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी, अर्थात लेंस जितना मोटा होगा, उसकी फोकस दूरी उतना ही कम होगी। जितना क्या कह रहा है कि किसी लेंस की सतह की वक्रता जितनी अधिक होगी, मान लेते हैं ये लेंस इतना मोटा है, तो उसकी फोकस दूरी उतना ही क्या होगी? कम होगी। फोकस दूरी उतना ही कम होगी। जो लेंस जितना मोटा होगा उसका फोकस दूरी उतना ही कम होगा। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी का हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग अच्छे तरह से समझेंगे, क्योंकि लेंस से पहले वाले प्रकाश का परावर्तन जो है चैप्टर, उसमें अच्छे तरह से प्रतिबिंब के बारे में चर्चा किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करेंगे, अगले वाले चैप्टर में आप लोग अच्छे तरह से इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं, अगर वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, अगर आती हुई प्रतीत होगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक की अपेक्षा उल्टा होगा। और आभासी का होगा? सीधा होगा। चलिए, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अभी हम चर्चा किए हैं कि जब डायरेक्ट आएगा, अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक होगा, अगर वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा, अगर आती हुई प्रतीत होगा तो आभासी होगा, और जब आभासी होगा तो क्या होगा? सीधा बनेगा। ठीक, चलिए इसका चर्चा प्रकाश के परिवर्तन में अच्छे तरह से किए गए हैं। उस वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब, देखिए आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, जो कि हम लोग अभी तुरंत चर्चा किए हैं कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा और वास्तविक उल्टा होगा। लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बिना विचलन के क्या होगा? वो सीधा निकल जाएगा। प्रकाश केंद्र वही सेंटर की बात कर रहा है, बिना विचलन के सीधे जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते पर क्या होगा? निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है। लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कैसे? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। वही बात है जो भी हम लोग प्रकाश के परिवर्तन में पढ़े हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी लेंस दर्पण हो गया, उत्तल हो या अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण,
उत्तल हो या अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो मान लेते हैं कि ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो यहाँ से कोई भी प्रकाश आ रही है, तो कोई भी प्रकाश आ रही अनंत से आएगी तो फोकस होकर गुजरेगी। अगर फोकस से जाएगी, मान लेते हैं कि फोकस से आ रही है, फोकस से, तो अनंत से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझिए। और जो भी सेंटर से आता है तो सेंटर पर क्या होता है, गुजर जाता है, सेंटर से ही गुजर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के समानांतर, वही बात है, अगर फोकस से आएगा तो समानांतर निकलेगा, अगर समानांतर आएगा तो फोकस से निकलेगा, ठीक है। और जो सेंटर से आएगा तो सेंटर पर ही विचलन हो जाएगा, यानी कि वहीं से रिटर्न कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण एक लेंस से गुजरती है तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है। एक बार उस समय जब किरण लेंस में प्रवेश करती है, और दूसरी बार जब किरण क्या करती है, लेंस से बाहर निकलती है। 2 बार अपवर्तन होगा, ठीक है। तो आप लोग स्लाइड के माध्यम से, सघन विरल माध्यम से वो वहाँ पर देखें कब बार विचलन रहा है। एक बार अगर विरल से आएगा तो सघन में जाएगा तो विचलन होगा, और फिर सघन से फिर विरल में आएगा तो भी एक बार विचलन होगा, ठीक है। तो 2 बार विचलन होता है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार का प्रतिबिंब होता है। देखिए उसमें था कि अवतल लेंस में था, वहाँ पर प्रतिबिंब में उत्तल अवतल जो दर्पण था, दर्पण में उल्टा हो जाएगा, दर्पण में या लेंस में। देखिए यहाँ से समझा देते हैं आपको, अवतल और यहाँ पर उत्तल। दर्पण में क्या होगा कि अवतल में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी अवतल में बनेगा। और लेंस में क्या होगा कि उत्तल में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, अवतल और वास्तविक और आभासी। अगर दर्पण में बात किया जाए तो अवतल दर्पण में दोनों तरह का बनेगा, और लेंस में बात किया जाए तो उत्तल में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में बात की जाए तो उत्तल में सदा आभासी बनता था, और लेंस में बात किया जाए तो अवतल में सदा आभासी बनेगा। और दर्पण में क्या होता है कि वास्तविक और आभासी दर्पण में अवतल में बनता है, और लेंस की बात की जाए तो उत्तल में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। चलिए लेंसों के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी उसमें भी चर्चा किया गया है, दर्पण में भी और लेंस में भी, दोनों सेम ही होता है, ठीक। लेंस की फोकस दूरी निर्देशांक एक्स अक्ष में माना जाता है। सभी दूरियां लेंस से प्रकाश के केंद्र से मापी जाती हैं, अच्छी बात है। आपतित किरण या आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित जो भी आने वाली है वो सभी धनात्मक होगी, यानी कि आपतित किरण जो भी आ रही है, आपतित दूरियां या आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरियां हैं वो सब पॉजिटिव होगी, ठीक है। तथा आपतित प्रकाश की दिशा में विपरीत दिशा में जो जाएगी वो दूरियां क्या होगी, निगेटिव होगी। आप लोगों को चिन्ह परिपाटी की एक सेपरेट वीडियो दे देंगे, उसमें आप लोग अच्छे तरह से उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस के प्रधान अक्ष अर्थात एक्सिस के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होती है जब ये अक्ष के ऊपर होती हैं, अक्ष के ऊपर होती हैं। अक्ष के ऊपर एक होता है और एक होता है नीचे। तो अक्ष के ऊपर होगी तो धनात्मक, और अक्ष के नीचे होगी तो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट को समझना है। चिन्ह परिपाटी से अच्छा खासा क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि इसमें प्लस करें कि इसमें माइनस करें। तो आप लोग को चिन्ह परिपाटी का एक सेपरेट वीडियो दे देंगे आज ये कॉल में, और उसको देख लीजिएगा और अच्छे तरह से उसको समझ लीजिएगा। आगे देखिए, लेंस के लिए वस्तु यू, प्रतिबिंब भी और फोकस एफ के बीच संबंध को एक सूत्र द्वारा बताया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहा जाता है। उसमें दर्पण में भी हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े हैं और लेंस में भी लेंस सूत्र पढ़े हैं। बस वही होता है, दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, और लेंस में क्या हो गया, 1/v - 1/u = 1/f हो गया। दोनों में बस प्लस माइनस का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस के लिए वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v है, जो कि दर्पण में भी वही है, और आवर्धन m से सूचित किया जाता है। इसके बीच के संबंध होता है कि आवर्धन बराबर सूत्र होता है +v/u होता है, ठीक है। अगर दर्पण की बात की जाए तो -v/u होगा दर्पण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ
यह है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, अर्थात वास्तविक बनेगा। वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तविक उल्टा का वास्तविक से कॉम्बिनेशन है और सीधा का आभासी से। और एम धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब का क्या करेगा, इंगित करेगा। एन जो धनात्मक अगर बन गया, धनात्मक बन गया तो किसका, आभासी को इंगित करेगा। यही ऋणात्मक बन गया तो किसको, वास्तविक को इंगित करेगा। चलिए, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F के व्युत्क्रम से मापी जाती है, यानी कि P बराबर 1/f होता है। 1 जो कि हमेशा मीटर में होता है, अगर जैसे सेंटीमीटर में अगर दे देगा फोकस दूरी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर में, अगर फोकस मीटर में होता है तो 1/f ही होता है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। 1 डायप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर। देखिए आप लोग को तुरंत बताएं, हम चर्चा किए हैं कि जैसे ही अगर फोकस दूरी मीटर में दिया रहता है तो P बराबर 1/f होगा। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का है। अतः उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता का होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये फार्मूला है, पूरा फार्मूला जितना भी फार्मूला बन रहा है उसको एक जगह हम कलेक्ट करने की कोशिश किए हैं। और देखिए यहाँ से n बराबर साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, जहाँ n अपवर्तनांक, I आपतन कोण और r अपवर्तन कोण है। आप लोग पीछे भी अच्छे तरह से बहुत बार इसके बारे में चर्चा किया गया। लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, जो कि आप लोग, चलिए तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको एक ऑब्जेक्टिव वाला एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे जो कि प्रकाश का परावर्तन सही होगा। तो आप लोग थ्योरी इसमें कवर कर लिए और ऑब्जेक्टिव वाला एक टॉपिक अलग से आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।